So now let us start justify the following statements. उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1, इक्विटी शेयर होल्डर्स आर दी रियल ओनर्स एंड कंट्रोलर्स ऑफ द कंपनी. रियल ओनर्स एंड द कंट्रोलर्स ऑफ द कंपनी. ये जस्टिफाई करने के लिए हमको इसके पीछे का एक बेस समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. उसमें सबसे पहला एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं. लेट सपोज ये एक कंपनी है जो कि मिस्टर एक्स ने बनाई है. मिस्टर एक्स एक कंपनी बनाना चाहता है. इसने 4 दोस्तों को अपने साथ लिया है, ABCD. अब ये चारों दोस्त, कंपनी जब प्रॉफिट कमाएगी तो डिविडेंड इनको मिलेगा क्या? पहले नहीं. जब लास्ट में जो बच जाएगा कुछ, वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलेगा. इसीलिए इनको हम रेसिडुअल क्लेमेंट्स भी बोलते हैं. अब जो बचा हुआ है वो इक्विटी शेयर होल्डर को मिल रहा है. दूसरी चीज, अगर लॉस हो रहा है तो रिस्क सबसे पहले किसका होता है? ये चारों का, यानी कि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है इनका. उसके बाद में कंपनी अगर बंद हुई, वाइंड अप हुई, उसी के बाद में सबसे लास्ट में जो पैसा मिलेगा वो भी ये लोग रहेंगे. स्टार्टिंग में नहीं, सबसे लास्ट में जो पैसा मिलेगा वो इनको मिलेगा कंपनी वाइंड अप होने के बाद. अब दूसरा सिनेरियो अगर हम देखें कि कोई कंपनी का मीटिंग है, कंपनी मीटिंग्स. अब डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट है, डायरेक्टर को रिमूव करना है, MOA या AOA में चेंजेस लाने हैं, या कोई बैंकर्स को अपॉइंट करना है, तो सबसे पहले इक्विटी शेयर होल्डर्स वोट करते हैं. इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स होते हैं, इसलिए ये जॉइंट ओनर्स है. उसके बाद मैनेजमेंट का कंट्रोल इनके पास है, और अल्टीमेट रिस्क जो है ये भी इन्हीं का होता है. इसलिए कंक्लूजन क्या बनता है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स आर दी रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी. अब आंसर कैसे लिखना है इसके अंदर? सबसे पहला, दे डू नॉट हैव, सबसे पहला पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे? दे डू नॉट हैव स्पेशल प्रेफरेंशियल राइट्स एज टू डिविडेंड्स. जो मैंने पहले बोला कि पहला अगर प्रॉफिट कुछ हो रहा है तो दे डू नॉट हैव स्पेशल प्रेफरेंशियल राइट्स और रिटर्न्स ऑफ कैपिटल इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी. पहले नहीं, सबसे लास्ट में, वाइंडिंग अप में भी सबसे लास्ट में कुछ बच गया तो ये इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलेगा. उसके बाद में देयर आर जॉइंट ओनर्स एंड दस दे आर जॉइंट ओनर्स एंड दस दे हैव ओनरशिप राइट्स. जैसे हमने बात की, ये चारों के पास क्या है? ओनरशिप राइट्स. उसके बाद में दे हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन द management of the company and vote on every resolution in the meeting, thus have exclusive voting rights. इनके पास क्या रहेंगे? exclusive voting rights. They use the right to vote to appoint directors. जैसे हमने बात की, directors amend the memorandum of association or articles of association. They can also remove directors and appoint the bankers, etc. उसके बाद में their shares bear ultimate risk which are associated with the ओनरशिप, यानी कि लॉस हुआ तो इनको बियर करना पड़ता है. Thus it is rightly said that equity shareholders are the real owners and controllers of the company. I hope you understand the first question. उसके बाद है next question, that is preference shares do not carry normal voting rights. यहाँ पे क्या बोले? Do not carry normal voting rights. Let's suppose Mr. X है जो कि एक safe investor है. Mr. X is the safe investors. एक कॉशियस इन्वेस्टर है जिसको रिस्क ज़्यादा नहीं चाहिए और कंपनी के वो प्रेफरेंस शेयर्स खरीदता है. उसके बाद में उसे फिक्स्ड रेट डिविडेंड चाहिए. उसके बाद में प्रॉफिट कम हो या ज़्यादा हो, उसको रेट सेम चाहिए. उसके बाद वाइंडिंग अप अगर कंपनी कभी बंद होगी तो इक्विटी से उसको पैसा मिलना चाहिए. ये सब चीज़ें को ध्यान में रखते हुए एक कॉशियस इन्वेस्टर है जो कि प्लान कर रहा है. उसके बाद क्या ये कंपनी को मैनेज कर पाएगा? नो. ये जो मिस्टर एक्स है ये कंपनी को मैनेज नहीं कर पाएगा. क्यों? क्योंकि वोटिंग राइट सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास. उसके बाद जनरल मीटिंग में जा सकता क्या? नहीं, वो जनरल मीटिंग में भी नहीं कर सकता. एंड वोटिंग का उसको इंटरेस्ट भी, यानी कि वोटिंग राइट्स भी उसको नहीं मिलेंगे. सिर्फ कभी कब, लेकिन वो कुछ जगह पे वो वोट कर सकता है, जैसे कि डायरेक्टली उसके राइट्स जो है वो इफेक्ट हो रहे हैं और उसको डिविडेंड जो है 2 साल से ज़्यादा नहीं मिला है, तब जाके वो राइट टू वोट, ये उसका पॉइंट यूज, राइट टू वोट वो यूज कर सकता है. उसके बाद में कंक्लूजन क्या है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर डू नॉट कैरी नॉर्मल वोटिंग राइट्स. बट हमने देखा कि अगर 2 साल से ज़्यादा डिविडेंड उसको नहीं मिला है तो वो उसके वोटिंग राइट को एक्सरसाइज कर सकता है. और दूसरा, उसके राइट्स जो है अगर अफेक्ट हो रहे हैं डायरेक्टली तो वो वोट टू राइट उसका यूज कर सकता है. उसके बाद में हम लोग आंसर में देखेंगे कि प्रेफरेंस शेयर्स एंजॉय प्रायोरिटी और प्रेफरेंस और इक्विटी शेयर होल्डर्स एज रिगार्ड टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल. कॉशियस इन्वेस्टर है, उसको टाइम टू टाइम एक फिक्स्ड पैसा चाहिए, इसलिए इज द प्रेफरेंस शेयर होल्डर.
उसके बाद दे कैरी फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड जो कि उसको मिलता रहेगा। दे डू नॉट टेक मच रिस्क एज दे आर कॉशियस इन्वेस्टर्स। उसके बाद में दे अटेंड क्लास मीटिंग्स इफ दे हैव एनी प्रॉब्लम अफेक्टिंग their interest or dividend is not paid to them for 2 or more consecutive years। अगर उनके जो इंटरेस्ट है वो अगर अफेक्ट हो रहे हैं तो वो लोग मीटिंग में वोट कर सकते हैं, या फिर 2 साल से ज़्यादा कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स में उनको डिविडेंड नहीं मिला है तो वो लोग उनका वोट एक्सरसाइज कर सकते हैं। As they do not take risks, they do not attend general meeting or take part in the management nor vote at the meetings. Thus, it is rightly said that preference shareholder do not carry voting rights. तो ये 2 चीजें आई होप आपको क्लियर है। थर्ड क्वेश्चन है, the debenture is secured by charge on the assets of the company। सबसे पहले लेट सपोज XYZ लिमिटेड को पैसों की जरूरत है। लेट सपोज ये एक XYZ लिमिटेड है, इसको पैसों की जरूरत है, बट अब ये जो बैंक है ये बोलता है कि मेरे को सिक्योरिटी की ज़रूरत है। किसको बोल रहा है? XYZ लिमिटेड को, कि मेरे को सिक्योरिटी की ज़रूरत है। कंपनी ने अब कुछ डिबेंचर्स इशू किए हैं। कंपनी क्या कर रही है? दे आर इशूइंग सम डिबेंचर्स। उसके बाद डिबेंचर्स क्या है? इट इज़ अ रिटर्न लोन एग्रीमेंट या फिर एक रिटर्न प्रॉमिस है जो कि कंपनी इशू कर रही है। उसके बाद कंपनी ने अपने फैक्ट्री और लैंड पर चार्ज क्रिएट किया है। चार्ज हो सकता है कि फिक्स्ड रहे, फ्लोटिंग रहे, जो कि फिक्स्ड क्या है? एक स्पेसिफिक एसेट के ऊपर होता है, फ्लोटिंग क्या है? इट इज ऑन करंट एसेट्स। उसके बाद अगर कंपनी जो पैसा है वो वापस नहीं करती तो जो लेंडर है वो एसेट बेचकर पैसा रिकवर करेगा, जो कि यहाँ पे बैंक है। तो कंक्लूजन क्या रहेगा कि डिबेंचर हमेशा एसेट के चार्ज पे सिक्योर होता है। सॉरी, आप देखेंगे कि हमारे HSC बुक के हिसाब से क्या आंसर हो रहा है। A debenture is a document that grants lenders as a charge over the company's asset, giving them a means of collecting debt if default occurs। अगर कल को कंपनी पैसा डुबाती है तो वो जो चार्ज क्रिएट हुआ है एसेट के ऊपर वो लेंडर एक्सेस कर सकता है। द चार्जेस में भी फ्लोटिंग और फिक्स्ड, जैसे मैंने बताया फिक्स्ड जो है दैट विल बी ऑन एसेट्स एंड स्पेसिफिक एसेट, एंड फ्लोटिंग जो है दैट विल बी ऑन करंट एसेट। अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी इज प्लेज्ड एज security, जो कि लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, whatever it is. In case the debenture is not redeemed or exercised, the lenders can recover the cost by selling the fixed assets। lender क्या कर सकते हो? वो अमाउंट को बेच के पैसा रिकवर कर सकते हैं। Thus it is rightly said that debentures is secured by charge on assets of the company। तो debenture is secured by the charge on assets of the company। उसके बाद में फोर्थ क्वेश्चन पे हम लोग आ रहे हैं, दैट इज रिटेन्ड अर्निंग्स आर द सिंपल एंड चीपेस्ट मेथड ऑफ रेजिंग द फाइनेंस। ये कैसे होता है? विल सी। सबसे पहला लेट सपोज जो प्रॉफिट हो, लेट सपोज कंपनी को कोई प्रॉफिट हो रहा है, कंपनी को एक प्रॉफिट हो रहा है, अब बाहर पैसा लगाने के बजाय है कि कंपनी के अंदर ही पैसा रिटेन करके रखे। जैसे कि लेट सपोज ABC लिमिटेड है, इनको एक्सपांशन करना है, ABC लिमिटेड को अब एक्सपांशन करना है। सबसे पहले उनके पास 2 ऑप्शंस हो सकते हैं। एक तो पहला कि लोन ले लो, लेकिन उसमें क्या है कि तुमको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। दूसरा है कि शेयर्स इशू कर दो, लेकिन फिर से वही होता है कि ओनरशिप डाइल्यूट हो जाती है। तो दोनों चीज में लोन पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, शेयर्स पे ओनरशिप डाइल्यूट करना पड़ेगा। तो कंपनी क्या करती है? डिविडेंड कम कर देती है। जनरली ऐसा होता है कि डिविडेंड कम करके प्रॉफिट का कुछ हिस्सा जो है वो कंपनी अपने पास रख लेती है, जिसको हम लोग रिटेन्ड अर्निंग्स बोल रहे हैं। अब इसके अलग अलग जो हमारे बुक में अलग अलग इसके टर्म्स दिए हुए हैं। इसको पहला इसमें दिया है कि रिटेन्ड अर्निंग्स, ये तो दूसरा इसको बोला है कि प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स, प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स, और तीसरा इसमें बोला है कि सेल्फ फाइनेंसिंग। तो ये तीनों चीजें हमको ध्यान में रखनी है। अब इसका बेनिफिट क्या है ये रिटेन्ड अर्निंग्स को यूज करने का? सबसे पहला कि इंटरेस्ट आपको पे करना नहीं पड़ेगा, कोई एसेट पे आपको चार्ज क्रिएट नहीं करना पड़ेगा, आउटसाइडर इन्वॉल्व नहीं है, इक्विटी को हम डाइल्यूट नहीं कर रहे, और ओनरशिप भी हमारे पास रहेगा। तो कंक्लूजन क्या है ये हम लोग एक बार इसमें से देखेंगे। रिटेन्ड अर्निंग इज एन इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग यूज्ड बाय एस्टैब्लिश्ड कंपनी, जो ऑलरेडी एक मैच्योर लेवल पे है, जहाँ पे उनका बिजनेस एक जो है एक ऐसा स्टेज पे है जहाँ पे वो वेल एस्टैब्लिश्ड है। उसके बाद रिटेन्ड अर्निंग इज केप्ट असाइड प्रॉफिट बाय द कंपनी इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग टू ऑल एज डिविडेंड्स टू द शेयरहोल्डर्स। शेयरहोल्डर्स को डिविडेंड देने के बजाय वो लोग कुछ प्रॉफिट अपने पास रख देते हैं, जिसको हम प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट भी बोलते हैं। The accumulated profits are reinvested by the company
by issuing bonus shares. By issuing the bonus shares, generally ये लोग क्या करते हैं, bonus shares. Now this is the free of cost. Bonus shares it is a free of cost share. It does not create a charge on asset nor dilute the shareholdings. Thus, it is rightly said that the retained earnings are also known as plugging back of profit, capitalization of reserves, self-financing, and a simple and cheapest method of raising the finance. I hope you understand this answer. उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5th, दैट इज पब्लिक डिपॉजिट इज अ गुड सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग. देखो जनरली क्या होता है कि पब्लिक डिपॉजिट यानी हमको अब शॉर्ट टर्म पैसों की ज़रूरत है, तो शॉर्ट टर्म पैसों की ज़रूरत है तो हम लोग पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं. पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि उसका एक टेन्योर है 6 मंथ्स मिनिमम, मैक्सिमम 36 मंथ्स. वो पॉइंट यहाँ पे हम लोग आने देंगे. सबसे पहले इसका एग्जांपल एक समझ लेंगे. लेट्स सपोज देयर इज दिस कंपनी नोन एज PQR लिमिटेड, जिसको शॉर्ट टर्म अमाउंट की ज़रूरत है, पैसों की कुछ ज़रूरत है. कंपनी ने एक एडवर्टीजमेंट दिया है कि पब्लिक से हमको डिपॉजिट एक्सेप्ट करना है 6 मंथ्स और 36 मंथ्स जिसका मैक्सिमम है. सॉरी. अब इसके फीचर्स क्या है कि ये सिर्फ पब्लिक लिमिटेड कंपनीज ऐसा कर सकती है. दूसरा, फिक्स्ड पीरियड इसका रहेगा, फिक्स्ड इंटरेस्ट कम होता है और एडमिन कॉस्ट भी इसका कम होगा. अब डिपॉजिटर्स कौन कौन रहेगा, ये एक जनरल पब्लिक रहेंगे. शेयर होल्डर्स होना जरूरी नहीं है. शेयर होल्डर्स होना जरूरी नो, इट इज गिवन टू जनरल पब्लिक. अब इसका यूज कहाँ होगा, एक तो वर्किंग कैपिटल और शॉर्ट टर्म नीड्स. हमारी शॉर्ट टर्म नीड्स और वर्किंग कैपिटल को पूरा करने के लिए हम लोग इसको पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं. तो कंक्लूजन क्या रहेगा कि पब्लिक डिपॉजिट इज अ गुड सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस. अब यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले डिपॉजिट कैन बी एक्सेप्टेड बाय जनरल पब्लिक, बाय पब्लिक लिमिटेड कंपनीज एंड नॉट प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज. Deposit are accepted from the general public for a short term, that is minimum 6 months and maximum 36 months, or the 3 year terms depending on the scenarios. The amount so raised is issued for short term financial requirements of the company, जैसे हमने पहले अभी डिस्कस की. The time of deposit is predetermined in advance and paid after the expiry of such period as per terms and conditions agreed. इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस रहेंगे जो कि एडवर्टीजमेंट में मेंशन रहेंगे. द डिपॉजिटर्स फॉर्म द जनरल पब्लिक, नॉट नेसेसरी इक्विटी शेयर होल्डर्स. इक्विटी शेयर होल्डर होना जरूरी है क्या? नहीं. जैसे हमने भी यहाँ पे डिस्कस किया कि इक्विटी शेयर होल्डर्स होना जरूरी नहीं है. जनरल पब्लिक को भी हम लोग एक्सेप्टेंस के लिए बुला सकते हैं. द एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट ऑफ द कंपनी इज लोअर देन दैट ऑफ इन्वॉल्व्ड इन द इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स. द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेएबल इज लोअर देन other loans. Thus it is rightly said that the public deposit is a good source of meeting short term requirement. It is a good source of meeting the short term requirement. तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको ये सारी चीजें मेंशन करना जरूरी है. उसके बाद 6th क्वेश्चन आता है कि the bond holder is the creditor of the company. अब सबसे पहले इसमें एक चीज समझना कि बॉन्ड लेने वाला ही पैसा देने वाला है. इसमें हमको क्या समझना है कि जो बॉन्ड ले रहा है वो पैसा दे रहा है. फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज एक कंपनी है, लेट्स सपोज LMN लिमिटेड नाम की कंपनी है. जो बॉन्ड होल्डर है यहाँ पे, बॉन्ड होल्डर ये क्या करेगा, ये कंपनी को लोन देगा. कंपनी को फिक्स्ड इंटरेस्ट, जो बॉन्ड होल्डर है इसको क्या मिलेगा, एक ये जो लोन दे रहा है इसके बदले इसको क्या मिलेगा, he will get fixed interest. अब प्रॉफिट हो या लॉस हो इसको तो इंटरेस्ट मिलता रहेगा. प्रॉफिट हो या लॉस हो इसको इंटरेस्ट मिलता रहेगा. अब बॉन्ड होल्डर क्या कर सकता, मीटिंग अटेंड कर सकता है क्या? नहीं. he cannot attend मीटिंग, मैनेजमेंट में पार्ट नहीं ले सकता बिकॉज he is just a creditor. वो ओनर नहीं है, he is just a creditor. तो कंक्लूजन क्या होता है कि बॉन्ड होल्डर इज द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी. तो हम लोग एक बार फिर से यहाँ पे देखेंगे HSCB के आंसर्स दिए हुए. A bond is a debt security which the company borrows for long-term finance and issues certificate under its seal as acknowledgement. The owners get interested as return on their investment which is decided and fixed at the time of issue. प्रॉफिट हो या लॉस हो कुछ लेना देना नहीं है.
जितना रिटर्न तय हुआ है उतना मेरे को मिलता रहेगा अगर मैं बॉन्ड होल्डर हूँ तो। द इंटरेस्ट पेबल टू द बॉन्ड होल्डर इज फिक्स्ड चार्ज एंड डायरेक्ट एक्सपेंडिचर, दिस इज द डायरेक्ट एक्सपेंडिचर, it has to be paid whether the company makes profit or not, and the bondholders are creditors, they do not have the right to attend meetings or participate in the management. Same thus it is rightly said that the bondholder is the creditor of the company. उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज ट्रेड क्रेडिट इज नॉट अ कैश लोन, क्रेडिट इज नॉट अ कैश लोन, इसको हम कैसे जस्टिफाई करेंगे? अब लेट सपोज इसका मेजर क्या है कि लेट सपोज देयर इज राम, देयर इज श्याम, राम है और एक श्याम है। राम ने श्याम से रॉ मटेरियल खरीदा है, राम ने श्याम से, इसको रॉ मटेरियल इसने सप्लाई किया है, ठीक है, इसने इससे रॉ मटेरियल खरीदा, अभी कैश दिया क्या? नो, कैश अभी गया क्या? नो। इसने क्या बोला कि 30 दिन बाद दूंगा, इसने बोला कि मैं 30 दिन बाद तेरे को दूंगा, मैं तेरे को पैसे दे दूंगा, ये ट्रेड क्रेडिट है। अब गुड्स पे गुड्स जो है वो क्रेडिट पे मिले इसको। उसके बाद कैश का लेन देन अभी हुआ है क्या? नो। कैश का लेन देन ट्रांजैक्शन में हुआ है क्या? नहीं। इंटरेस्ट हुआ है क्या? नहीं। यहाँ पे कोई इंटरेस्ट पे करेगा? नो। अर्ली पेमेंट अगर मैं करूंगा तो डिस्काउंट मिलेगा क्या? यस। अगर मैं अर्ली पेमेंट कर रहा हूँ, डिस्काउंट मिल रहा है तो उसको मैं ट्रेड क्रेडिट मानूंगा। अब यहाँ पे लोन एग्रीमेंट नहीं बनता इसके अंदर, ये सिर्फ एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है जिसमें तब की तब मनी इन्वॉल्व नहीं है। सो ट्रेड क्रेडिट कैश लोन नहीं होता। अब हम लोग HSC में क्या देखेंगे, जो आंसर सुना देती है, ट्रेड क्रेडिट इज अ बिजनेस टू बिजनेस एग्रीमेंट, ये बिजनेस टू बिजनेस एग्रीमेंट है wherein there is an agreement to purchase goods and services on credit and pays at later date and not immediately। अब यहाँ पे हमारे केस में क्या बोला है कि 30 दिन बाद दूंगा पैसे, अभी नहीं दूंगा। The credit period extends up to the month, जैसे कि बोला 30 days। Discount is given if the same is paid earlier। अगर मैं 30 दिन से पहले पे करता हूँ, लेट्स सपोज 17 डेज में ही पे कर दिया, तो मेरे को एक डिस्काउंट मिलने की संभावना है। It is an interest free loan given by one business to another। जैसे राम का एक बिजनेस है, श्याम का एक बिजनेस है, तो ये जो है इंटरेस्ट फ्री लोन है, सॉरी। It does not involve loan formalities but only a trade transaction, hence not a cash loan। Thus it is rightly said that the trade credit is not a cash loan। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन नंबर 8, जो कि डिफरेंट इन्वेस्टर्स हैव डिफरेंट प्रेफरेंसेस। अब इसके अंदर क्या है कि देखो हर इंसान अलग है, अब अगर ए अलग है तो बी भी अलग है। अब समझो 3 लोग हैं, ए बी एंड सी, लेट्स सपोज और एक ऐड करते हैं डी। अब देखो ए जो है, हर इन्वेस्टर अलग है, कोई इन्वेस्ट करेगा शेयर्स में, कोई इन्वेस्ट करेगा प्रेफरेंस शेयर्स में, कोई गोल्ड में, कोई म्यूचुअल फंड्स में। अब अगर समझो और एक ट्रेडर है, तो ये क्या करेगा ABCDE, अगर ये क्या करेगा, दिस विल बी एक्टिव ट्रेडर, ये डे ट्रेडर है जो कि ट्रांजैक्शन करता है। और एक है, लेट्स सपोज ये देयर इज वन मोर F जो कि SIP में इन्वेस्ट करता है। तो ये क्या है, ये अलग अलग इन्वेस्टर्स है, ये जो है ये अलग अलग चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोई प्रेफरेंस शेयर्स में, कोई शेयर्स में, कोई गोल्ड में, म्यूचुअल फंड में, कोई डे ट्रेडर है, कोई SIP में इन्वेस्ट करता है। अब अलग अलग इन्वेस्टर है, अलग अलग चॉइसेस हो सकते हैं, सबका रिस्क टॉलरेंस अलग है, सबके इनकम नीड्स अलग है, सबका नॉलेज भी अलग है यहाँ पे। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है कि डिफरेंट इन्वेस्टर्स हैव डिफरेंट प्रेफरेंस। तो इसको ध्यान में रखते हुए लेट्स ये एग्जांपल ध्यान में रखते हुए हम लोग इसको आगे बढ़ेंगे। इन्वेस्टर्स मेक डिफरेंट डिसीजंस एंड हैव डिफरेंट रिस्क प्रेफरेंसेस व्हेन गेटिंग गेन्स एंड लॉसेस। Educated ones only opt for capital markets as compared to others who may invest in gold and silver। अब ए जो है शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहा है, बी प्रेफरेंस शेयर्स में, सी जो है वो गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहा है। Cautious investors are ready to have steady income rather than fluctuations। अब उनको ज़्यादा फ्लक्चुएशंस पसंद नहीं, वोलेटिलिटी नहीं पसंद कि ज़्यादा मार्केट चेंज हो रहा है, इसलिए वो लोग क्या होते हैं, कॉशियस रहते हैं। रिस्क टेकर्स आर रेडी टू फेस द अप्स एंड डाउन्स ऑफ देयर इन्वेस्टेड मनी ऑन देयर रिटर्न्स। Active investors try to beat the market while passive track the market index। Thus, it is rightly said that different investors have different choices and preferences। So, this is your 8th question, that is investors have different preferences।
उसके बाद में जो बार बार पूछा गया है और जो लास्ट है आपका, दैट इज इक्विटी कैपिटल इज अ रिस्क कैपिटल। अब इसको हम कैसे कंसीडर करेंगे? देखो मैंने पहले ही बोला कि एक इक्विटी शेयर होल्डर जो है, इसको रिस्क पहले है और जो पैसा है वो लास्ट में। जैसे हमने बात की अभी, डिसोल्यूशन होने के बाद उनको पैसा मिलेगा लास्ट, रेसिडुअल क्लेमेंट्स इसलिए हम उनको बोल रहे हैं। इक्विटी शेयर होल्डर्स में अब क्या क्या इनके जो चीज़ें हम देखेंगे। सबसे पहला है कि फिक्स्ड डिविडेंड इनको मिल रहा है क्या? नहीं। प्रॉफिट हुआ तो, अगर लास्ट में प्रॉफिट हुआ तो लास्ट में कुछ बच गया तो मिल जाएगा। लॉस हुआ तो, अगर इनको लॉस हो रहा है तो इनको कुछ नहीं मिलेगा। वाइंडिंग अप के केस में, अगर ये वाइंड अप हो रहा है तो सबसे लास्ट में इनको पेमेंट मिलेगा, सबसे लास्ट में। देन कभी भी कुछ भी नहीं मिलेगा, सिर्फ वाइंडिंग अप के केस में इनको लास्ट में पैसे मिलेंगे। अब कैपिटल जो है इनका, दैट इज परमानेंट। इक्विटी शेयर होल्डर का कैपिटल कैसा है? कंपनी में परमानेंट है। इनका रिफंड होगा क्या? नो। लास्ट रिफंड इनको मिलेगा क्या? नहीं। इसके बाद मार्केट वैल्यू फ्लक्चुएशंस जो इनके है, अगर मार्केट वैल्यू फ्लक्चुएट करती है तो इनको सिर्फ देखने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। इसको इट इज ऑल्सो नोन एज, इसलिए इसको हम लोग परमानेंट कैपिटल भी बोल रहे हैं। तो हाईएस्ट रिस्क कहाँ पे है? इक्विटी कैपिटल में, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? रिस्क कैपिटल। सो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव क्लेम ओवर रेसिडुअल प्रोसीड्स ऑफ द कंपनी। In the event of winding up, they are the last to be paid after setting up the claims of creditors and external liabilities. उसके बाद they have fluctuating returns and risk of fluctuating market value. Equity capital is permanent capital and not refunded during the lifetime of the company. Not having any assurance as regard to dividend, repayment of capital, equity capital becomes risk capital. Thus, it is rightly said that equity capital is a risk capital. सो आई होप आपको ये जस्टिफाई द फॉलोइंग के सारे क्वेश्चन समझ में आए।